हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का चैप्टर 6। अगर आप लोगों ने इसके बाकी चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से चेकआउट कर लेना। तो इस चैप्टर की शुरुआत आर्थर को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर आर्थर एक अलग ही जगह पर था और वहाँ पर उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसके सीने में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। यहाँ तक कि उसको लग रहा था कि मेरा दिल अभी फट जाएगा। उसी वक्त उसकी छाती में से एक अजीब एनर्जी बाहर निकलती है और उस एनर्जी के बाहर निकलते ही आर्थर का जानलेवा दर्द खत्म हो जाता है। पर जब उसने अपनी आंख खोली तो वो अपने सामने इस नजारे को देखकर हक्का बक्का हो गया, क्योंकि उसके अंदर वाली एनर्जी एक ईवल फॉर्म में उसके सामने आ चुकी थी। साथ ही साथ वो ईवल पावर डरावनी मुस्कुराहट के साथ आर्थर के करीब आने लगती है। उसको करीब आता देखकर आर्थर अपने मन में कहता है, यह एक मॉन्स्टर है और यह एक इल्यूजन के अलावा कुछ नहीं हो सकता, या फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर वो मॉन्स्टर आर्थर के जितना करीब आता जा रहा था उतना ही तेज दर्द आर्थर के सीने में होने लगता है। तभी उसको टेसिया की आवाज आती है जो उसका नाम पुकार रही थी। इसी के साथ ये खतरनाक ड्रीम खत्म हुआ। लेकिन जब आर्थर अपनी आंख खोलता है तो टेसिया उसके कुछ ज्यादा ही करीब बैठी हुई थी, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि उसका यहाँ आने का रीजन पूछता है। जिस पर टेसिया बताती है, गुड मॉर्निंग आर्टी, अब जागने का समय हो गया है। जबकि आर्थर थोड़ा ब्लश करने के साथ कहता कि मुझे छोड़ दो, मेरे सामने एक मॉन्स्टर आ गया था और उसे आए हुए 5 मिनट हो गए हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टेसिया भड़कते हुए कहती है, अरे तुम मॉन्स्टर किसे कह रहे हो? फिर वो बेड पर से उतरने के साथ बताती है, चलो अपना काम निपटाओ, ग्रैंडफादर तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं और अपने बालों को देखो। जिस बात का जवाब देते हुए आर्थर का कहना है, अभी तुम्हारे बाल बिल्कुल मेडूसा जैसे लग रहे थे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टेसिया अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है, पर वो अपना गुस्सा थूकते हुए आर्थर से कहती है, जो अपने कपड़े उतार रहा होता है, अरे क्या ये सच है कि तुम यहीं पर रहने वाले हो? तो गाइस आप लोगों को यह याद ही होगा, क्योंकि इसका जिक्र मैंने पिछले एपिसोड की एंडिंग में कर दिया था, जहां पर ग्रैंडफादर आर्थर को बताते हैं, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे? अगर तुम नहीं बनोगे तो यह तुम्हारी इनहेरिटेड पावर तुमको जान से मार देगी। इसके बाद आर्थर बताता है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं यहाँ रहूंगा या नहीं। मुझे लगता है कि जब मैं टाउन से वापस आ जाऊंगा तो यह सब क्लियर हो जाएगा। प्रिंसेस आर्थर की ऐसी बातों को सुनकर टेसिया उसको निकोड़ते हुए कहती है, मुझे प्रिंसेस मत कहो, मुझे टेसिया कहो। अगर तुमने मुझे फिर से प्रिंसेस कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगी। उसको अपने ऊपर चिल्लाता देखकर आर्थर उसको समझाता, लेकिन तुम तो पहले से ही नाराज हो। चैप्टर 6 द किंग ट्रेन। इसके बाद यहाँ सीन कैसल के बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक करवा आर्थर का ही इंतजार कर रहा था। साथ ही साथ वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं, जबकि अल्डुइन विरियन से विनती कर रहे थे कि आपको पता है एक इंसान एलेनोर में नहीं रह सकता। यहाँ तक कि मैरियल भी उसका साथ देते हुए बताती है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा अल्डुइन ने कहा था एल्डर विरियन। तभी एल्डर करवा में चढ़ने लगते हैं। उनके चढ़ जाने के बाद अल्डुइन विरियन को समझाने लगे थे, अगर हम यहाँ किसी इंसान को रहने देंगे तो यह ट्रेडिशन के खिलाफ होगा। जिस पर विरियन बताते हैं, मैं तो बस उस बच्चे को पसंद करता हूँ, बस इतना ही। उसी वक्त टेसिया एल्डर की तरफ भागते हुए कहती है, डैड आर्थर ने मुझे बचाया था। जिस पर अल्डुइन बताते हैं, और मैं इसके लिए उसका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। उनकी ऐसी बातों को सुनकर टेसिया आगे कुछ भी कह पाती उससे पहले ही अल्डुइन उसको एकदम चुप रहने को कह देते हैं। उनके साइड में विरियन का कहना है, यह काफी है आर्थर, चलो करवा में बैठो। इसी के साथ करवा निकल पड़ा एक नए सफर की ओर। अंदर की तरफ टेसिया भी उन्हीं के संग बैठी हुई थी। उसके बगल में बैठा आर्थर एल्डर से सवाल करता है, आपके मिस्टीरियस दोस्त के पास पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा ग्रैंडपा? ग्रैंडपा सुनकर विरियन काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही वो उसको बताते हैं, क्या तुमको मुझे इस तरह पुकारना बहुत लापरवाह भरा नहीं है? जिसका जवाब देते हुए आर्थर बताता है, खैर अगले इवेंट के बिहाफ पर मेरा एटीट्यूड बदल सकता है। इस पे विरियन उसकी इच्छा पूरी करने के बारे में सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ सो रही टेसिया आर्थर के कंधे पर अपना सर रखकर सोने लगती है, जो देखकर विरियन कहती है, वह आज जल्दी उठ गई और वो तुम्हारे फ्यूचर के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटिंग रही है। तुम देखना, थ्रोन के एकमात्र सक्सेसर के रूप में वह अकेले ही इन्वायरमेंट में पली बड़ी है। बड़ों से लेकर बच्चों तक उसे अपने साथी दोस्तों द्वारा काफी धोखा दिया गया है, इसलिए वह हमेशा अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेती है और लोगों से दूरी बनाए रखती है। ये बात सुनकर आर्थर उन पलों को याद करने लगता है जहाँ पर टेसिया उसको प्रिंसेस कहने को मना कर रही थी। तभी एल्डर उसको बताते हैं, हालांकि वह जब तुम्हारे साथ होती है तो वो खूब मुस्कुराती है। मुझे लगता है कि मैंने उसे काफी समय से इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा, इसके लिए मैं तुमको थैंक यू कहना चाहूंगा। उनकी ऐसी
बातों को सुनकर आर्थर अपने मन में कहा, जरूरत पड़ने पर वह किसी बच्चे का शुक्रिया अदा भी कर देते हैं। मैं इस आदमी पर भरोसा कर सकता हूँ। फिर हम उस करवा को देखते हैं जो इतने लंबे सफर के बाद अपनी मंजिल तक पहुँच गया था। साथ ही साथ टेसिया भी जाग चुकी थी, जिसके बाद वो लोग उतर जाते हैं। यहाँ तक कि करवा उनको उतार कर वहाँ से चला जाता है। तभी आर्थर अपने मन में बोला, वह मिस्टीरियस दोस्त जिससे मिलने के लिए फॉर्मर किंग भी इतना दूर तक आ जाते हैं, वह कौन हो सकता है। जिसके बाद विरियोन आगे बढ़ते हुए गेट पर लात मारने के साथ चिल्लाते हुए बताते हैं, मैं यहाँ आ गया हूँ, इसलिए बूढ़ी चुड़ैल बाहर आओ। वहाँ के इस मंजर को देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। ये देखकर एल्डर गेट के पास चले जाते हैं। तभी अचानक गेट खुला, जिसकी वजह से उनको एक जोर का फटका लगता है। तभी बूढ़ी चुड़ैल कहती है, मैं बिना चिल्लाए भी तुम्हें ठीक से सुन सकती हूँ, और तुम बुढ़िया किसे कह रहे हो, बूढ़े आदमी। फिर विरियोन उसका इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। वह मेरी ओल्ड फ्रेंड है रीनिया दरक्सन, एक स्पेशल मैजिशियन। जो सुनकर आर्थर मन में कहा, एक स्पेशल मैजिक, वह 4 कैटेगरी में डिवाइड नहीं है, बिल्कुल एलिस की तरह। दूसरी तरफ विरियोन का कहना है, वह जरूर ही तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। जिस पर आर्थर उसको ग्रीट करने के साथ बताता है, मिस रीनिया, आपसे मिलकर मुझे सम्मान का एहसास हुआ। तभी रीनिया उसको अंदर आने को कहती है, क्योंकि उसको रिचुअल जितना जल्द हो सके उतना जल्दी शुरू करना है। जिसके बाद हम रीनिया के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारी किताबें रखी हुई थी, और वहाँ पर वो रखा टब, उसमें ही रिचुअल शुरू किया जाएगा। इसी के साथ आर्थर उस टब के एकदम सामने खड़ा हो जाता है। साथ ही वो कहा, अगर मैं साफ तौर पर कहूँ तो ग्रैंडपा ने कहा कि हम एक मैजिशियन से मदद मांग रहे हैं जो मेरे मोम और डैड से मिला सकती है। जिस पर रीनिया हंसने के साथ बताती है, ग्रैंडपा, तुम निश्चित रूप से उसके प्रति कोमल हो विरियोन। पर विरियोन उसका जवाब नहीं देता, जो देखकर वो आर्थर से कहती है, बेटा मैं वही हूँ जिससे तुम मिलना चाहते हो। दूसरी तरफ आर्थर के होश उड़ चुके थे, जैसा कि उसने कोई भूत देख लिया हो। तभी रीनिया आर्थर को देखकर कहती है, तुम एक स्पेशल लड़के हो, मैं भी अभी तक तुम्हारे कुछ हिस्सों को नहीं देख पाई हूँ। खैर, मैं पास्ट और फ्यूचर के केवल कुछ टुकड़े को ही देख सकती हूँ। तुम यहाँ अपना फ्यूचर जानने तो नहीं आए हो, तुम अपने मोम डैड से मिलना चाहते हो और उन्हें बताना चाहती हो कि मैं ठीक हूँ। तो फिर इस पर अच्छी तरह से गौर करो। फिर आर्थर अपना चेहरा उस टब में देखने लगता है, जो देखकर रीनिया आर्थर को बताती है, अपने थॉट पर फोकस करो और अपने मोम डैड के बारे में सोचो। अगर हो सके तो पूरी डिटेल के साथ इसके बारे में सोचो। जिसके बाद रीनिया अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है। साथ ही साथ आर्थर ने अपनी आंख बंद कर ली थी। तभी रीनिया बताती है, जब तुम अपने मोम डैड से मिलो तो उनसे बातें करना। इसी के साथ वो उनके बारे में सोचने के साथ कहा, मम्मा, उनके चमकते भूरे बाल और हल्की धूप से झुलसती स्किन, साथ ही उनका कोमल और होठ ओरा, वह हमेशा मेरे बारे में परेशान रहती है। उनकी पतली आईब्रो एक साथ खिंची हुई है। पापा, उनकी आंखें नीली, पावरफुल साइड। जब वह घर पर बेफिक्र रहते हैं तब वह एक लीडर या वॉरियर के रूप में काफी करिश्माई दिखते हैं। तभी एलिस डिनर तैयार कर टेबल पर सर्व कर देती है। साथ ही साथ उसने रेलोन्स के बाउल में वो खाना डाल दिया था, और वो उस खाने की तारीफ करते हुए कहता है, यह देखने में तो काफी ज्यादा टेस्टी दिख रहा है। जिस पर एग्री करने के साथ एलिस बताती है, हाँ, यह तुम्हारा पसंदीदा है और आर्थर का भी। उसके ये कहते ही वहाँ पर इमोशनल सीन क्रिएट हो जाता है। तभी एलिस का कहना है, आज उसका बर्थडे है। फिर हम आर्थर के खाई में गिरने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एलिस चीख चिल्लाते हुए उसका नाम पुकार रही थी और वो रोते हुए कह रही थी, मुझे जाने दो, मुझको उसके पास जाना है। दूसरी तरफ एडम रेलोन्स से पूछता है, आर्थर कहाँ है, लेकिन इसका जवाब उसके पास नहीं था। पर रेलोन्स काफी ज्यादा गमजदा हो चुका था, इसलिए वो उसको दूर करने के लिए शराब पीने लगता है ताकि उसका दर्द कम हो सके। रेलोन्स की ऐसी हालत देखकर डर्डन वॉकर उसे एक जोर का मुक्का मारते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन क्या तुम सच में इसे ऐसे ही रहने दोगे? उसके इस जवाब पर रेलोन्स बताता है, यह सब मेरी गलती है, मुझे दोषी ठहराओ, यही कारण है कि आर्थर चला गया। उसकी ऐसी बेबसी हालत को देखकर डर्डन उसे गले से लगा लेता है। इसके कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे। करवा के अंदर एलिस की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए रेलोन्स उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। दूसरी तरफ ट्विन हॉर्न्स पार्टी के लोग भी काफी ज्यादा उदास थे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनका ये सफर खत्म हो चुका, यहाँ तक कि उनको अब अलविदा कहने का समय आ गया था। जबकि रेलोन्स को वहाँ पर एक ऑफिसर बना दिया जाता है। ऑफिसर बनने की वजह से वहाँ पर उनको एक घर मिला जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर था, जिसको पाकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म हुआ। तभी रेलोन्स एलिस को बताने लगा था, अगर मैंने उसे अपनी माँ और उसके पेट में पल रहे बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कहा होता तो ऐसा नहीं
नहीं होता, ये सब मेरी गलती है। ये बात सुनकर एलिस कही, नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए था। साथ ही साथ वो दोनों आर्थर को याद कर कर रोने लगते हैं। उसी वक्त आर्थर उनको पुकारने लगा था, पापा मम्मा ये मैं हूँ। आर्थर की आवाज सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि आर्थर सही सलामत है। तभी आर्थर उनको बताता है, मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं एल्फ की जगह एलेनोर के किंगडम में हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं जल्दी ही वापस आना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं आ सकता। मेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ है और इसे ठीक करने की जरूरत है, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए इसकी चिंता मत करो। मैं ठीक होते ही आपके पास वापस आऊंगा। ये सुनते ही वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। जबकि आर्थर बोला, प्लीज जो हुआ उसके लिए खुद को दोष मत दो, और मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा ही करूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसकी माँ की आंखों में से आंसू तक निकलने लगे थे। जबकि आर्थर का कहना है, मुझे नहीं पता कि मैं आपसे दोबारा कब कांटेक्ट कर पाऊंगा, लेकिन मेरी चिंता मत करो, तो मैं अब आपसे अलविदा लेता हूँ। आर्थर की आवाज सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। साथ ही साथ एलिस कही, डियर आर्थर अभी भी जिंदा है। जबकि आर्थर वहाँ की तरफ उदास होकर बताता है, पापा मम्मा मैं आपसे काफी प्यार करता हूँ। और इसी के साथ उसके एक आंसू के साथ उनका कांटेक्ट टूट जाता है। पर आर्थर इमोशनल होकर मन में कहता है, इसलिए मुझे खुशी है कि आप दोनों सेफ हैं। किसी भी तरह मैंने अपने दिल से फैसला कर लिया है कि मैं उन्हें कभी भी दुखी नहीं करूंगा। फिर वो अपने आंसुओं पोंछते हुए कहता कि प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लो। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एलेनोर किंगडम की तरफ आ गया था, जहाँ पर टेसिया अपनी फैमिली पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने आप लोगों को 36 बार बता दिया है, क्या अब आप इससे एग्री हैं? उसकी ऐसी बातों को सुनकर अल्डुइन के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा था। तभी मैरियल उसके जवाब का इंतजार करने लगी थी। फिर अल्डुइन इस बात पर एग्री करने के साथ बताते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई दिक्कत हुई तो। उनकी इस बात पर विरियोन का कहना है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारी बेटी ने कहा, मैं खुद आर्थर को ट्रेंड करूंगा, पूरे किंगडम में ये बात फैला दो, मैं किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। अपने डैड की ऐसी बातों को सुनकर अल्डुइन कुछ कहना चाहता है, पर वो अपने डैड के आगे कुछ नहीं कह पाता। तभी यहाँ सीन कट हुआ और हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर अल्डुइन आर्थर को बता रहे थे, इसलिए मुझे माफ कर दो आर्थर, मैं इतने लंबे समय तक थ्रोन पर बैठने के कारण मैं एक पुराने जमाने का जिद्दी थिंकर बन गया हूँ। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई और अब तुम मेरे डैड के फर्स्ट डिसाइपल हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा सही ढंग से वेलकम करना चाहिए। साथ ही साथ मैरियल भी कहती है, प्लीज हमारी माफी को एक्सेप्ट करो और इस जगह को अपना ही घर समझो। उनके ऐसे बिहेवियर को देखकर आर्थर अपने मन में कहता है, उनके एटीट्यूड में अचानक बदलाव कैसे आ गया? ओह अच्छा, अब मेरे को समझ में आया ये कैसे हुआ। किंग अपने डैड और अपनी बेटी के सामने काफी कमजोर है। तभी अल्डुइन अपना हाथ बढ़ाते हैं, जो देखकर आर्थर ने उनसे हैंडशेक कर लिया। साथ ही वो कहा, ये काफी बड़े सम्मान की बात है मीलोड। उसी वक्त उनके बीच में टेसिया आते के साथ कहने लगी थी, अगर तुम्हें सचमुच में रिग्रेट है तो उसे बाहर खेलने दो, मैं उसे किंगडम दिखाना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों मुस्कुरा देते हैं। अगले सीन में हम कैसल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर टेसिया आर्थर का हाथ पकड़ते हुए किंगडम में घुमा रही थी। तभी आर्थर भागने के साथ अपने मन में बोलता है, ये मेरा किसी एल्फ टाउन में फर्स्ट टाइम है, बहुत सी चीजें मेरे इंटरेस्ट को अट्रैक्ट कर रही है। तभी टेसिया आर्थर को बताती है, वहाँ पर एक मार्केट है जहाँ पर काफी सारा अच्छा खाना और फल मिलते हैं। यह एक प्रॉपरली जगह है, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी इससे पहले कि वो बिक जाए। पर आर्थर उसको धीरे भागने को कह रहा था, जबकि टेसिया भागते हुए आर्थर से कह रही थी, मैं अब उसे देख सकती हूँ, देखो वो वहाँ पर है। तभी आर्थर एक बंदे से टकरा जाता है। टकराने की वजह से आर्थर उससे माफी मांगने लगा, लेकिन वो बच्चा उससे कहता है, कितना बेकार है, तुम मुझे अपने इंसानी कीड़े से इन्फेक्टेड कर रही हो। फिर वो उस पर अपनी उंगली उठाते हुए बताता है, सिर्फ इसलिए कि एल्डर विरियोन तुम्हें पसंद करते हैं, फिर भी तुम यहाँ के नहीं हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसके दोस्त बारी बारी कर कहने लगते हैं, ये सही कह रहा है, तुम अपने घर वापस जाओ, तुम बंदर हो। ये सब सुनने के बाद आर्थर अपने मन में कहा, यह जरूर बैकग्राउंड कैरेक्टर है। तभी टेसिया आर्थर को समझाती है, उन्हें इग्नोर करो, वे इस लायक नहीं है। तभी आर्थर अपने सामने इन नमूनों को देखकर अपने मन में बोला, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर का शैतानी डीमन जाग गया है, यह जरूर टेसिया का इन्फ्लुएंस होगा। दूसरी तरफ वो नमूना टेसिया को बताता है, आपकी उदारता की प्रशंसा करता हूँ प्रिंसेस, लेकिन किसी इंसान के साथ रहने से तुम्हारी रेपुटेशन को ठेस पहुंचेगी। ये सब सुनने के बाद टेसिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो बच्चा अपना हाथ बड़े स्टाइल से बढ़ाते हुए कहता है, मेरा नाम फेरियत इफ्सार है, तुमको एक्सकोर्ट करने की परमिशन दो
प्रिंसेस, पर वो उसके लिए मना कर देती है। जबकि आर्थर का शैतानी कीड़ा उछल चुका था, इसलिए वो जोर से कहा, रुको, तुम फैरियत हो। फैरियत आई भी शोर, अपनी तारीफ सुनकर फैरियत कहा, ऐसा लगता है कि मेरी रेपुटेशन मुझसे पहले चलती है। रुको, तुमने अभी मुझे क्या कहा? मेरा नाम इफ्सार है, अज्ञानी मूर्ख। उसकी इस बात का जवाब देते हुए आर्थर बताता है, मैं सचमुच अज्ञानी हूँ, लेकिन टेसिया को इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तभी आर्थर का कहना है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने तुम जैसे जीनियस लड़के को मुझसे पहले नहीं देखा। अगली बार इस हम्बल इंसेक्ट को तुम्हारी प्रॉपरली रिस्पेक्ट करने दीजिएगा, फिर हम माफी मांगेंगे। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा। दूसरी तरफ इफ्सार का पारा हाई हो चुका था, इसलिए वो उसको रुकने को कहकर बताता है, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि मैं इस तरह के मजाक को नहीं समझूंगा? जबकि आर्थर अपने मन में कह रहा था, ऐसा लगता है कि यह कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। तभी वो लड़का बताता है, इफ्सार फैमिली की रेपुटेशन दांव पर लगी हुई है, मैं तुम्हें डुअल के लिए चैलेंज देता हूँ। उसके इस चैलेंज को देखकर टेसिया उसको समझाने लगी थी, क्या तुम सोच रहे हो कि एल्डर विरियोन के डिसाइपल को डुअल के लिए चुनौती देकर तुम अच्छा कर रहे हो? भले ही तुम नोबल हो, पर तुमको अपनी जगह पर होना चाहिए। जिस बात पर फेरियत बताता है, पूरे सम्मान के साथ, प्रिंसेस, मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि किसी को भी अपनी इज्जत को ठेस पहुंचाने की इजाजत मत देना। हे इंसान, अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे एक्सेप्ट करते हो या बंदर की तरह भाग जाते हो। जान लो कि तुम अपने पसंद के बुनियाद पर अपने मास्टर को इंसल्ट कर सकते हो। जो सुनने के बाद आर्थर सोचने लगता है, एक डुअल मैच, क्या यह इस टाउन के लिए कहीं डरावनी बात तो नहीं है? फिर हम वहाँ के लोगों को देखते हैं जो उनके आर्ग्यूमेंट को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी फेरियत आर्थर से कहता है, मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझता हूँ। प्रिंसेस टेसिया, तुम हमारी जज होगी। फिर हम उनके मैच का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। साथ ही साथ वहाँ के लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि ये मामूली इंसान फेरियत का सामना नहीं कर सकता। साथ ही साथ टेसिया ने उनके मैच को शुरू कर दिया। तभी फेरियत काफी तेजी से आर्थर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अपने आप को तैयार करो आर्थर, इंसान या कुछ और। इसी के साथ उसने उस पर हमला कर दिया, पर उससे पहले ही आर्थर उसके गाल पर एक जोर का मुक्का जड़ देता है और वो एक ही बारी में चारों खाने चित हो गया। उसको एक ही अटैक में ढेर होता देखकर आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। साथ ही साथ वो कहता है, शायद मैंने उसे ज्यादा ही जोर का मार दिया, पर वो मरा तो नहीं। तभी टेसिया उसको बताती है, मुझे पता था कि इसका नतीजा ऐसा ही होगा, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। जो कहने के बाद टेसिया आर्थर का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से भाग जाती है, जबकि फेरियत के साथ ही उसके लिए फिक्र कर रहे थे। दूसरी तरफ टेसिया काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, जिसे देखकर आर्थर अपने मन में कहता है, मैं और ज्यादा जुड़ता गया प्रिंसेस के चार्म के लिए। इसके बाद वो दोनों एक साथ खाना खाते, साथ में पढ़ते और आर्थर एक शॉप में चला गया था, जहाँ पर उसको एक चीज पसंद आ गई थी। इसलिए वो उसके बारे में शॉप ओनर से पूछने की कोशिश करता है, पर शॉप ओनर उसको बताने के लिए मना कर चुका था। वहाँ के इस मंजर को देखकर टेसिया उसे घूरने लगती है, जो देखकर वो डर जाता है। तभी यहाँ सीन कट हुआ और अगले सीन में टेसिया आर्थर से कहती है, तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू हो रही है ना? जिस पर आर्थर एग्री था। तभी टेसिया उससे पूछती है, तो तुम इसके लिए आगे देख रहे हो? इस पे आर्थर बोला, हाँ, पर बस ये अनुमान है। लेकिन टेसिया उसका चेहरा देखकर कहती है, आर्टी, क्या कुछ हुआ है? पर आर्थर इसके लिए मना कर देता है। लेकिन वो सोचने लगा जहाँ पर विरियोन उससे कह रहे थे, मैं साफ साफ कहूंगा, मेरी ट्रेनिंग काफी मुश्किल होगी। एक बीस्ट कोच को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, यह उबले हुए तार में खुद को डुबाने जैसा होगा। तुमने इस फॉरेन लैंड में रहना सेलेक्ट किया है, अपनी फैमिली के सपोर्ट के बिना, यहाँ तक कि हर दिन जीने के लिए काफी कोशिश की जरूरत होगी। हालांकि अगर तुम इसे सहन कर सकते हो तो यह तुम्हें जरूर रिजल्ट देगा। मैं एक बार फिर से तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? उनकी इस बात पर आर्थर पूरी तरह से एग्री था। जो सुनकर विरियोन बताते हैं, अभी के लिए माना कोर के दर्द के बारे में भूल जाओ। ये सब याद करने के बाद आर्थर टेसिया से कहता है, मैं सचमुच इंतजार नहीं कर सकता। यहाँ आने से पहले मैंने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, अपने मॉम डैड के साथ ट्रेनिंग और रास्ते में कई सारी लड़ाइयाँ भी। मैं इन सब के लिए एक्साइटिंग हूँ, मैं यही अपना फ्यूचर तय करूंगा। उसकी इस बात पर एग्री करने के साथ टेसिया भी अपना हाथ उसी की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ठीक है, मुझे भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तभी आर्थर उससे पूछता है, तुम किस चीज पर कड़ी मेहनत करोगी? इस पे टेसिया बताती है, सब कुछ। मैं कड़ी मेहनत करूंगी ताकि मैं तुमसे हार ना जाऊं। अब मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। पर आर्थर कह रहा
रहा था हमने अभी तो खाना खाया था। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर आर्थर की ट्रेनिंग होने वाली थी। तभी वीरियन उसको बताते हैं चलिए अब इसको शुरू करते हैं। उनकी इस बात पर एग्री करने के साथ आर्थर अपने मन में कहता है इस नए वर्ल्ड में समय काफी जल्दी बीत जाता है। मैं बड़ा हो गया हूँ और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन इस पॉइंट तक पहुँचने का रास्ता काफी मुश्किल भरा था और इसके पार क्या है और भी ज्यादा मुश्किल रास्ते होंगे जिन पर चलना होगा। लेकिन अभी के लिए मैंने केवल अपने सामने वाले दरवाजे पर ही ध्यान देने का डिसीजन लिया है। मेरा मतलब है कि मैं किसी तरह बता सकता हूँ मेरा आने वाला फ्यूचर कुछ ऐसा होगा जिसका इंतजार मुझे है। फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर आर्थर और टेसिया बड़े हो चुके थे। तभी टेसिया आर्थर का नाम बड़े प्यार से लेने के साथ कहती है आर्थर क्या तुम जाग रहे हो? लेकिन आर्थर सोने में लगा हुआ था जो देखकर टेसिया कहती है अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो। ये कहते ही उसने अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल उसके पैरों में कर दिया जिसकी वजह से आर्थर दर्द से कतराते हुए कहा अरे तेरी मार दिया, रुको मैं हार मानता हूँ, मैं हार गया। जो सुनकर टेसिया के चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी। दूसरी तरफ आर्थर अपना पैर से हिलाते हुए कहता है तुमने अपनी माना का इस्तेमाल किया है ना, क्या तुम मुझे धीरे से नहीं जगा सकती थी? जिस पर टेसिया बताती है सबसे पहले मैंने यही किया पर तुम जागे ही नहीं। और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर खत्म हुआ। और कुछ लोगों का सवाल होगा कि भाई तूने एक नई सीरीज बोली थी पर वो कहाँ पर है? तो गाइज उसका जवाब यह है कि एक्सप्लेनेशन वर्क पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कॉपीराइट की वजह से उसको दोबारा से एडिट किया जा रहा है। एडिटिंग का काम कंप्लीट होते ही वो सीरीज आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।